हाय बच्चा, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो दिस इज़ उमर अहद। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक फिनिश किया था दैट वाज रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, और हमने समझा कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी सप्लाई होता है, हम कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और किस किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं दिया है, बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको समझ लीजिए। एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब अपनी मसल्स को बेटा ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हम एनर्जी दो तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दो मैकेनिज्म्स है बेटा मसल को एनर्जी प्रोवाइड करने के। द मैकेनिज्म वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। मतलब आप अपनी मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बेटा किसको तोड़ के, एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ के, जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आप ऑलरेडी जानते भी थे। ठीक है, दूसरा तरीका होता है बेटा रीजनरेशन ऑफ एटीपी। ये इंपॉर्टेंट है, रीजनरेशन ऑफ एटीपी। अब उसको समझे मैं क्या बता रहा हूँ। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बोला था कि जो हमारी बॉडी के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन में मायोसिन प्रोटीन होता है, मायोसिन प्रोटीन का जो हेड होता है उसके पास तीन एक्टिव साइट्स पाई जाती है। एक एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए, एक एटीपी को बाइंड करने के लिए, और एक एटीपीएस एंजाइम को बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखा था कि जब हमारी बॉडी को मसल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है या हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं, तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम को लाते हैं। कैल्शियम हमारी एक्टिव साइट को फ्री करता है। फिर मायोसिन के हेड को एक्टिन के साथ जोड़ने के लिए बेटा हम क्या करते थे, हम एटीपी मॉलिक्यूल को उठा के, ठीक है ना, हम इस एटीपी मॉलिक्यूल को बेटा उठा के कहाँ पे डाल देते थे, एटीपीएस एंजाइम के पास डालते थे। और ये एटीपीएस एंजाइम क्या कर रहा था, ये इस एटीपी मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा था एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, याद आ रहा है। हमने इस तरीके से बेटा मसल को क्या प्रोवाइड करी, एनर्जी प्रोवाइड करी। यानी हम मसल को हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, जब जब आपके मायोसिन के हेड को एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइड पे जुड़ना होता है। होता क्या है बेटा कि आप एटीपी मॉलिक्यूल को बाइंड करते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट पे, वहाँ पे बाइंड करने के बाद इस मॉलिक्यूल को आप ट्रांसफ़र कर देते हैं बेटा एटीपीएस एंजाइम के पास, और एटीपीएस एंजाइम क्या करता है, वो इस एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ के बेटा इसको कन्वर्ट करता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब ये जो बॉन्ड यहाँ पे टूट गया बीच में बेटा, ठीक है, ये एस्टर बॉन्ड की जो एनर्जी है इसको हमारी बॉडी के अंदर मायोसिन यूज़ करेगा किसके साथ जुड़ने के लिए, एक्टिन के साथ जुड़ने के लिए। दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखेंगे बेटा कि आप कर क्या रहे हैं, आप एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं इनटू एडीपी प्लस पाई। अब ये एडीपी मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बन रहा है ना, ये तो बेटा एटीपी साइड पे बाइंड नहीं हो सकता ना, बिकॉज एटीपी बाइंडिंग साइड पे खाली एटीपी बाइंड होगा। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है बेटा, एडीपी का हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं और एक एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड करना चाहूँगा एटीपी बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन ग्लाइकोलाइसिस करना पड़ेगा, अगेन क्रेब्स साइकिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन लिंक रिएक्शन करना पड़ेगा, वहाँ पे फिर बनेगा एटीपी बेटा, और फिर उस एटीपी को मेरे को कहाँ पे लाना पड़ेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में लाना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोसेस में समय लगेगा ना, हमारी मसल को रैपिडली क्या चाहिए बेटा, एटीपी चाहिए। हमने मसल्स के अंदर एक अलग तरीका निकाला बेटा एटीपी को बनाने का। हम करते क्या है बेटा, दैट इज़ हम रीजनरेशन ऑफ एटीपी करते हैं। मतलब ये जो एडीपी यहाँ पे बन रहा है ना, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स साइकिल में या लिंक रिएक्शन में नहीं भेजते हैं बेटा वापस टू फॉर्म एटीपी। ये वापस एटीपी बनने के लिए वहाँ नहीं जाता है, हम इसको डायरेक्टली कहाँ पे भेज देते हैं बेटा, रीजनरेशन स्टेप पे भेजते हैं। जहाँ पे रीजनरेशन स्टेप में बेटा विद इन 1 और 2 सेकेंड्स या विद इन 1 और 2 स्टेप्स बेटा आपको दिखेगा कि एडीपी डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होता है, एटीपी में कन्वर्ट होता है विदाउट अंडरगोइंग ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब ये होता कैसे, तो इसको इधर आप ध्यान से समझिए। हमारी बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है बेटा, या मैं बोल सकता हूँ एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम क्रेटेनाइन बोलते हैं। ठीक है, और क्रेटेनाइन का बेटा हमारी बॉडी में एक फॉर्म होता है जिसको हम क्रेटेनाइन फॉस्फेट बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्रेटेनाइन फॉस्फेट बोलते हैं। तो ये क्रेटेनाइन फॉस्फेट हो गया, ठीक है। अब एक क्रेटेनाइन फॉस्फेट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ये क्रेटेनाइन फॉस्फेट को अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूँ तो ये अमाइनो एसिड क्रेटेनाइन है, इसके साथ क्या जुड़ा है बेटा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। इसको मैं ऐसे, क्रेटेनाइन के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। सो हमारी बॉडी क्या करती है, इस क्रेटेनाइन फॉस्फेट के साथ बाइंड कर देती है बेटा किसको, एडीपी को। ये क्रेटेनाइन फॉस्फेट था ना, इसको मैंने बाइंड कर दिया किसके साथ, एडीपी के साथ। तो क्या होगा बच्चा, रिएक्शन जब कंप्लीट होगी, क्रेटेनाइन अलग हो जाएगा, क्रिएटाइन अलग हो जाएगा बेटा, और सेकंड चीज़ जो बनेगी ना, दैट इज गोइंग टू बी एटीपी। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज क्रिएटानाइन फॉस्फेट के पास जो फॉस्फेट ग्रुप था बेटा, वो फॉस्फेट ग्रुप किसके पास चला गया, एडीपी के पास। सो जैसे एडीपी बेटा इस फॉस्फेट ग्रुप को रिसीव करेगा, ये कन्वर्ट किस में होगा, एटीपी में होगा। सो मतलब एक ही स्टेप के अंदर जो एडीपी आप नॉर्मली कैसे बनाते थे, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रिब साइकिल से बनाते थे, आपने उसी एडीपी को रिकवर किया बेटा विद इन वन स्टेप बाय यूजिंग अ मॉलिक्यूल बेटा, जिस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, क्रिएटाइन फॉस्फेट बोलते हैं। समझ आया ना। और इस क्रिएटाइन फॉस्फेट को बेटा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्रिएटाइन फॉस्फेट को बायोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोजिन बेटा। ये बस आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फॉस्फोजिन बोलते हैं। समझ आया, ये क्लियर हो गया। अब ये क्रेटेनाइन फॉस्फेट जो यहाँ पे बन गया बेटा, ठीक है ना, और जिसने हमको क्या दिया, एटीपी बना के दिया, और खुद कन्वर्ट किस में हुआ, क्रिएटाइन में हुआ। अब एक क्रिएटाइन वापस हम क्रिएटाइन फॉस्फेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप बेटा, आगे क्या होगा। सो ये हमारे पास अभी बेटा मान लीजिए ग्लाइकोजन होता है मसल्स के अंदर, हमको पता है ना। ग्लाइकोजन बेटा हमारी मसल्स के अंदर अंडर एनारोबिक कंडीशंस बेटा ब्रेक होता है इनटू लैक्टिक एसिड, ये हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, कोरी साइकिल, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, मसल्स ने बेटा ग्लाइकोजन को तोड़ दिया, एनारोबिकली बेटा विदाउट ऑक्सीजन तोड़ दिया, तो ऑफकोर्स क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा बेटा। अब ये एनर्जी जो यहाँ पे बन गई बेटा, इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, ये हमारा क्रिएटाइन है, ठीक है, प्लस जो एनर्जी हमको मिली है बेटा ग्लाइकोजन को तोड़ने से, इस एनर्जी को यूज़ करते हैं बेटा क्या जोड़ने के लिए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना था ना, ये भी तो मीडियम में ही होगा बेटा। सो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम यूज़ करते हैं बेटा टू बाइंड विद द क्रिएटाइन, और जब एक क्रिएटाइन के साथ बाइंड करता है तो ये अगेन किस में कन्वर्ट होता है, क्रिएटाइन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो ये याद रखना है, समझ आया। सो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टॉपिक था, बट फॉस्फोजिन का नाम आपको ऑब्जेक्टिव्स में दिखाई देता, तो इसलिए मेरे को ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ा। तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स बेटा, ठीक है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल जो होती है बेटा, वो दो टाइप्स की होती है, एक को हम बोलते हैं रेड मसल फाइबर, एक को हम बोलते हैं वाइट मसल फाइबर बेटा, ठीक है। दो तरीके की मसल फाइबर्स होती है, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं रेड मसल फाइबर की बात करूं, तो ये मसल्स बेटा स्मॉल एंड थिन होती है, ठीक है, दे आर स्मॉल एंड थिन। लेकिन अगर मैं वाइट मसल फाइबर्स की बात करूं, ये क्या होती है, दे आर लॉन्ग फाइबर्स। तो ये लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, पहला पॉइंट याद रखें, ठीक है। सेकेंड याद रखना बच्चा कि ये जो रेड मसल फाइबर्स होती है, ठीक है, ये इनर्वेट होती है बाय स्मॉल नर्व्स, मतलब इनको छोटी छोटी नर्व्स कंट्रोल करती है बेटा, इनर्वेटेड बाय स्मॉल नर्व्स, छोटी छोटी नर्व्स इनको कंट्रोल करती है बेटा। लेकिन अगर हम वाइट फाइबर्स की बात करें, इनको कंट्रोल करते हैं इनर्वेटेड बाय लॉन्ग नर्व्स। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा कि जो रेड मसल फाइबर्स होती है, हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है,
मतलब हाई ब्लड सप्लाई देखने को मिलता है इनमें बेटा, हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। लेकिन जब हम वाइट फाइबर्स की बात करते हैं ये लेस वेस्कुलराइज्ड होती है। लेस वेस्कुलराइज्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जो रेड मसल फाइबर्स होती है बेटा, इनके अंदर जब हम साइटोप्लाज्म में देखते हैं या सार्कोप्लाज्म में देखते हैं बेटा, इनमें हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। एज दे डिपेंड ऑन एरोबिक रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब इन मसल्स को क्या चाहिए बेटा, एरोबिक एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑफकोर्स इनके पास क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर हम बेटा वाइट फाइबर्स की बात करें, इनमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। और एनर्जी निकलती है बेटा बाय एनारोबिक और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, ठीक है। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, ठीक है ना। यही रीज़न है बेटा कि दीज मसल्स आर कॉल्ड एज एरोबिक मसल्स, और इनको हम बोलते हैं एनारोबिक मसल्स। इनको एनारोबिक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो रेड मसल फाइबर्स होती है ये डार्क रेड कलर की होती है, बिकॉज इनमें मायोग्लोबिन जो है ना बेटा, मायोग्लोबिन प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। डार्क रेड इन कलर ड्यू टू मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन होता है बेटा, ठीक है। और ये होती है लाइट इन कलर, ठीक है, लाइट इन कलर, इनमें कोई मायोग्लोबिन नहीं होता है। नो मायोग्लोबिन बेटा, ठीक है। यहाँ पे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम लेस डेवलप्ड होता है, और यहाँ पे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम मोर डेवलप्ड होता है। मोर डेवलप्ड होता है बेटा, ठीक है। इन मसल्स में फैटिग नहीं होता है, नो फैटिग, बिकॉज एरोबिक मसल्स है, और इनमें फैटिग होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस याद रखेंगे बेटा किस किस के बीच में, रेड एंड वाइट मसल फाइबर्स के बीच में, ठीक है ना। सो यहाँ पे पूरे टेबल में रेड एंड वाइट मसल फाइबर्स दिए, थोड़ा सा पॉज करके इसको देख लीजिए। अभी हम डिजीज़ पे आते हैं बेटा। तो सबसे पहली डिजीज़ जो बेटा दैट इज़ कॉल्ड एज मिस्थैनिया ग्रेविस। अब मिस्थैनिया ग्रेविस जो है, सबसे पहले इसके बारे में याद रखना है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बेटा, ठीक है ना। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर बेटा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम वो इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के सेल्स को क्या करना शुरू करता है, डैमेज करना शुरू करता है। कहाँ पे अटैक करता है बेटा, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अटैक करता है। और अगर इसने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अटैक किया, या इन एंटीबॉडीज़ ने, जो एंटीबॉडीज़ यहाँ पे इस बीमारी में बनती है बेटा, इन एंटीबॉडीज़ की वजह से जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बेटा अटैक किया जाता है, सो इसकी वजह से क्या होता है, मसल में फैटीग होता है, मसल वीक होती है, या मसल की पैरालिसिस होती है। अब रियलिटी में होता क्या है बच्चा, कि आपको पता है, मैंने जब आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ाया था, मैंने बोला था आपको बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक साइड में न्यूरॉन होगा, दूसरी साइड में क्या होती है, मसल होती है ना।
न्यूरॉन से निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कहाँ जुड़ता है बेटा, मसल के रिसेप्टर पे जुड़ता है। अब इमेजिन कर लीजिए बेटा कि एक एंटीबॉडी ऐसी बन गई जो इन्हीं रिसेप्टर्स को ब्रेक कर रही है, जो इन्हीं रिसेप्टर्स को तोड़ रही है बेटा। अब जब रिसेप्टर ही टूटेंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड दैट ब्लॉक और डिस्ट्रॉय एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स। यहाँ पे कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है बेटा जो क्या करती है, या तो ब्लॉक या तो डिस्ट्रॉय करती है एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स को, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा में पाए जाते हैं एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट प्रिवेंट्स नर्व इम्पल्स फ्रॉम ट्रिगरिंग मसल, तो इसकी वजह से बेटा मसल के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मिस्थीनिया ग्रेविस बेटा। और एक डिजीज दी है आपकी बुक के अंदर, वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आपकी बुक के अंदर खाली इतना लिखा है बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बट एक्चुअल नेम इसका बेटा डकेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेटा, तो पूरा नाम याद रख लेना। तो इसको सबसे पहले एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट ने बेटा देखा था, नाम यहाँ पे दिया हुआ है साइंटिस्ट का। अब डकेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो याद रखना कि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है बेटा जिसका जीन में, हमारी बॉडी में क्रोमोसोम होता है ना, फीमेल में XX और मेल में होता है XY। सो हम फीमेल को फीमेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें ये 2 क्रोमोसोम होते हैं। हम मेल को मेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसमें ये 2 क्रोमोसोम होता है। ऐसे क्रोमोसोम जिसकी वजह से आप बेटा सेक्स डिटरमाइन करते हैं ना, कि सेक्स मेल है कि फीमेल है, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। होता क्या है बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर इस X क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन पाया जाता है, जिस जीन को हम नाम देते हैं, जिसको बेटा डिस्ट्रोफिन जीन बोलते हैं। ये बॉडी का सबसे बड़ा जीन होता है बेटा, लॉन्गेस्ट जीन होता है, इसको हम डिस्ट्रोफिन जीन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये डिस्ट्रोफिन जीन जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा एक ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने के लिए। दैट ग्लाइकोप्रोटीन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रोग्लाइकन, ठीक है ना। अब इमेजिन कर लो बेटा किसी पर्सन के अंदर, इसलिए इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव बोलते हैं, बिकॉज ये कहाँ पे पाया जाता है बेटा, एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, इसलिए एक्स लिंक्ड बोलते हैं। और ये बीमारी कॉज तभी कराएगा जब ये रिसेसिव फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। सो अब इमेजिन कर लो बेटा किसी पर्सन के अंदर इस जीन में म्यूटेशन हो गया। सो अगर इस जीन में म्यूटेशन होगा तो मतलब डिस्ट्रोग्लाइकन प्रोटीन बनेगा नहीं बेटा। अगर डिस्ट्रोग्लाइकन प्रोटीन बनेगा नहीं तो डिस्ट्रोग्लाइकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा मसल के सार्कोलेमा को एक्टिन फिलामेंट के साथ जोड़ने के लिए। मतलब ये मसल का सार्कोलेमा है, ये मान लो फॉर ये एक्टिन फिलामेंट है, तो मसल का सार्कोलेमा बेटा किससे जुड़ता है, एक्टिन फिलामेंट से जुड़ता है बेटा। इसको जोड़ने का काम कौन करता है, डिस्ट्रोग्लाइकन करता है। बट अगर डिस्ट्रोग्लाइकन ही नहीं बनेगा तो ये आपस में जुड़ नहीं पाते हैं बेटा। तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डकेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो क्या लिखा है यहाँ पे, सो एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है जो म्यूटेशन की वजह से होता है बेटा डिस्ट्रोफिन जीन के। डिस्ट्रोफिन जीन बॉडी का लॉन्गेस्ट जीन होता है बेटा एंड इज मेड अप ऑफ 2 मिलियन बेस पेयर्स। अगर म्यूटेशन होगी डिस्ट्रोफिन जीन में तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता है बेटा। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मसल फाइबर्स में, और ये पार्ट होता है बेटा डिस्ट्रोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स का, जो सार्कोलेमा को किसके साथ जुड़ने में मदद करता है, एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ने में मदद करता है। सो यहाँ पे आपका हो जाता है बेटा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीटली ख़त्म, इसकी डिजीज़ वाला पोर्शन भी या जो कुछ इसमें था सब कुछ खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़।